देखिए, तो कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे खिलाफत और नॉन कॉपरेशन एक साथ आया। तो अब हम लोगों को पढ़ना कि उसी में एक बार बताए थे कि एक जो बम्बई का अधिवेशन था, शायद कि कलकत्ता अधिवेशन में एक स्वराज लाया गया था। कि स्वराज मतलब क्या है, बताए थे कि स्वराज मतलब खुद का अपना राज या तंत्र। तो स्वराज अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग लगा रहे थे। कैसे? अब देखिए, स्वराज का मतलब अगर व्यापारियों को देखा जाए तो बिजनेसमैन ये चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम हम बताए थे कि ब्रिटिश के आने के बाद इकोनॉमिक चेंज आया था। क्या आया था कि यहाँ का जो सामान इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, उस पे हाई रेवेन्यू लगा दिया जाता था, कर लगा दिया जाता था, और बाहर से जो आता था उस पे 0% लगता था। मतलब भारत का जो सामान है वो बाहर जाके बिकने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा टैक्स ही पे करना पड़ेगा, तो कौन खरीदेगा उसको। और बाहर से जो सामान आता था क्या होता था, वो 0% होता था। अब देखो, ये बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन के लिए स्वराज का अर्थ क्या हुआ कि स्वराज मिलेगा, खुद का अपना मिलेगा, और हम क्या करें, पूरे विश्व में जाकर के अपना सामान को बेच पाए। क्लियर है? अब आता है कि एक जो यहाँ थे अवध के किसान, पीजेंट का जो वो थी, मानसिकता थी कि हमको जो हाई रेवेन्यू लिया जाता, कर लिया जाता, बेगारी करवाया जाता, उससे हम क्या करें, बचे। और उसके अगेंस्ट में बोले। ये अवध के किसान का है, बिजनेसमैन का बताएं। अब आता है जो जनजातीय लोग थे, जनजातीय लोग कहाँ रहते थे? वन में, फॉरेस्ट में। तो अब फॉरेस्ट का जो एक नया लॉ पास हुआ था, उसके तहत वो न तो वन में अपना मवेशी चरा सकते थे, न तो वहां से लकड़ी ले सकते थे, न तो फल कलेक्ट कर सकते थे। तो उसके अगेंस्ट में वो लोग क्या किए, एक स्वराज का मतलब निकालिए कि हम लोग का राज होगा तो हम लोग फिर से अपने तरीके से वन में रह पाएंगे। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो स्वराज था, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत था, जितना भी मूवमेंट हुआ, सबका एक अपना अपना मेंटलिटी था, सबका अपना अपना एक तरह से कहो तो लक्ष्य था, डेस्टिनेशन था कि अगर हम लोग आजाद हो जाते हैं तो हम ये करें, अगर हम लोग आजाद हो जाते हैं तो हम लोग को ये मिले। अब सब कुत्ता काशी चल जाएगा तो यहाँ कौन हरिया चाटेगा, ये बताओ। सब अमीर ही हो जाएगा। ये देखो, परंपरा है। अब हटाना है गरीबी, तो गरीबी नहीं हटने वाला है। सब अमीर ही हो जाएगा तो गरीब रहेगा तब कौन? और सब अमीर ही हो जाएगा, तुमको क्या लगता है कि खेत में जाके काम करेगा? कभी नहीं करेगा। उसी तरह से आता है कि द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। नॉन कॉपरेशन जो खिलाफत मूवमेंट था, एक साथ स्टार्ट हुआ 1921 में, जनवरी में। ठीक है। फिर आता है कि वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। अलग अलग सामाजिक समूहों के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, अपना एक तरह से योगदान दिए। अब आता है कि ईच विथ इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। देखिए, सब एक अलग तरीके से मोटिवेटेड हुए थे कि हमको ये किया जा रहा है तो स्वराज आएगा तो हम लोग ये करेंगे, हमको ये किया जा रहा है, स्वराज आएगा तो हम लोग ये करेंगे। फिर आता है कि ऑल ऑफ देम टू कॉल ऑफ स्वराज। सभी लोग स्वराज आजा, सभी लोग स्वराज का मांग कर रहे थे। बट द टर्म मीन्ट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल्स। लेकिन वो जो स्वराज था, वो स्वराज जो था सबके लिए अलग अलग अर्थ लेकर के आ रहा था। स्वराज का मतलब वो कुछ और मान रहे थे, स्वराज का मतलब वो कुछ और मान रहे थे। कल हम बताए थे कि जो आपका नॉन कॉपरेशन में था, रिवाइज कीजिएगा, तो नॉन कॉपरेशन में क्या था कि जितनी भी उपाधियां दी गई हैं उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। जितना भी सिविल सर्विस का है पोस्ट, उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो अब आता है कि अवध में, ये एक सोशल ग्रुप है अवध का, एक ट्राइबल पीपुल्स का। तो अवध के जो किसान थे उसके लिए स्वराज का मतलब क्या था, तो दिया हुआ है कि द पीजेंट मूवमेंट इन अवध बस लीड बाय बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे एक साथ गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है। और गिरमिटिया मजदूर मतलब देखो, ये है इंडेंट्योर्ड लेबर। ये गिरमिटिया मजदूर थे, और गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है कि जो भारतीय लोग आए कहां से, भारतीय लोग आए कहां से, ये कोई बता सकता है? हम लोग दक्षिण अफ्रीका से माइग्रेट करके भारत आए। ठीक है। इसलिए भारत के लोग जनरली काले होते हैं। हम लोग दक्षिण अफ्रीका से माइग्रेट करके आए हैं। तो जो लोग दक्षिण अफ्रीका में गुलाम के तरह जिनको काम करवाया जाता था,
उसी को हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो बाबा रामचंद्र जो थे गिरमिटिया मजदूर थे। फिर आता है कि द पीजेंट, नहीं, ही वाज सन्यासी, वो एक सन्यासी भी थे, ठीक है। हु हैड अर्लियर वर्क इन फीजी एज एन इंडेंटर्ड लेबर, वही वो वहां पर काम किए थे एक गिरमिटिया मजदूर के तौर पे। अब आता है द पीजेंट अगेंस्ट द हाई रेंट्स। ये क्या था कि जो उन पे हाई रेंट्स कर लगा दिया जाता था कि आप सपोज 10 किलो धान उपजाएं और 7 किलो धान हमको दे देना है। देखो पहले पैसा का उतना वैल्यू था नहीं, क्योंकि सभी लोगों के पास पैसा होता नहीं था। तुमको पता होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे शायद, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में था एक बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब था विनिमय प्रणाली था, विनिमय नहीं था, विनियम प्रणाली था। विनियम प्रणाली था कि तुमको चावल का जरूरत है, हमको गेहूं का, हमको जूता का, तो उस टाइप से अपना आदान प्रदान हो जाता था। तो पैसा का जो चलन है वो बाद में आया, वो उस टाइम उतना नहीं था। तो उस टाइम क्या किया था कि वो लोग हाई रेंट्स लगा दिए थे, विच आर डिमांडेड बाय द तालुकदार। किसके द्वारा? तालुकदार और लैंड लॉर्ड्स, भूस्वामी जो थे। लॉर्ड्स मतलब क्या होता है? भगवान, और लैंड मतलब क्या होता है? भूमि। तो भूमि का स्वामी जो था, भूस्वामी, बड़े बड़े जो क्षेत्र में थे, उनके द्वारा जो तुम्हारा रेंट्स लगाया जाता था वो उनको अखड़ता था। स्वाभाविक है, अब 10 किलो धान उपजाया, 7 किलो तुम ही को दे देगा, खाएगा क्या वो अपना। फिर आता है कि पीजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। वो जो पीजेंट थे, किसान थे, वो उस चीज को क्या करने चाह रहे थे कि रिवेन्यू को कम करने चाह रहे थे। रिडक्शन, रिएक्शन पढ़े हो चैप्टर 1 में साइंस में, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन हट जाता है, टूटता है ना। तो वही रिडक्शन करना था यहाँ पर कि जो रेंट लगा है उसमें उसको हमको क्या कर देना है? कम कर देना है। लेकिन ऐसा होने वाला था नहीं। फिर आता है कि अवोल्यूशन ऑफ बेगार। जो बेगार करवाया जाता था किनके द्वारा? तो वहां के भूस्वामियों के द्वारा। तो वहां के तुम्हारा ये क्या था? तालुकदारों के द्वारा जो वहां पर बेगारी करवाया जाता था, उससे भी बचना था। फिर आता है कि एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब समझो, सामाजिक बहिष्कार भी किया। किसका? तो जो दमनकारी लैंडलॉर्ड, भूस्वामी था। अब तुम पहली बात तो रिवेन्यू ज्यादा उससे ले रहे हो, बेगारी भी करवा रहे हो, और उसमें से कोई ऐसा भी रहता था लैंडलॉर्ड्स, भूस्वामी, जो काम नहीं करने पर कोड़ा भी मारता था, तो दमनकारी हुआ। तो उसका भी सामाजिक क्या हुआ? बहिष्कार हुआ एक तरह से कि नहीं नहीं, ये समाज में रहने लायक आदमी नहीं है। फिर आता है कि ये तो तुम्हारा अवध के किसानों का था। अब आता है कि आदिवासी लोग, जनजातीय लोगों पर ये जो था बेगार का मतलब क्या था इसका? तो सबसे पहली बात है कि द ट्राइबल्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट। जो जनजातीय लोग थे उनको फॉरेस्ट में घुसने के लिए क्या कर दिया गया था? मना कर दिया था कि आप फॉरेस्ट में जा नहीं सकते। टू ग्रेज द कैटल, किस लिए? तो अपने मवेशियों को चराने के लिए, ठीक है। कैटल जानते हो ना जी। और आता है कि और टू कलेक्ट फ्रूट्स, ना तो तुम फल वहां से कलेक्ट करते हो, एंड फायरवुड, ना तो लकड़ी का सूखा सूखा लकड़ी तुम कलेक्ट वहां से कर सकते हो। फिर आता है द न्यू फॉरेस्ट लॉ, जो नया कानून बना था, वन कानून, वेयर अगेंस्ट टू देयर लिवलीहुड। तो उसके जो जीवन जीने का तरीका था उसके अगेंस्ट में था। अब स्वाभाविक है, जनजाति लोग है, उसके पास थोड़ी सोना सिक्का है जो बाजार में जाएगा खरीद लेगा। उसके पास नॉर्मल चीज है कि वो अपना जो खाना खाएगा, फल कलेक्ट करेगा, वहां से तुम्हारा वो लकड़ी लाएगा, जलाएगा, मांस मारेगा, खाएगा। तो उसी तरह से उसका जीवन चलता था। लेकिन जो नया कानून बना वो उसके अगेंस्ट था। वो उसके, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल क्या होता है? अनुकूल होता है जो तुम्हारे हिसाब से चले। जैसे हम तुमको बोले कि तुम जाओ आगे कदम, एक कदम आगे जाओ, एक कदम पीछे आओ, एक कदम आगे जाओ, चल रहा है, तो वो तुम्हारे अनुकूल चल रहा है। अब तो वो हम बोल दिए कि एक कदम आगे जा, एक कदम पीछे आ, तुम एक कदम आगे आया, एक कदम पीछे आया, एक थप मार दिया, तो हम पागल है, एक कदम आगे पीछे करते रहेंगे। तो हो गया तुम्हारे प्रतिकूल, ठीक है। फिर आता है कि द गवर्नमेंट फोर्स्ड हिम टू डू बेगार। तो वहां पर जो नया कानून आया था उसके तहत फॉरेस्ट में नया एक रोड बनवाया जा रहा था, ठीक है। क्यों बनवाया जा रहा था? क्योंकि रोड रहेगा तभी तो वहां की पुलिस वहां के फॉरेस्ट को देख कर सकेगी कि सही में कोई घुसा है या नहीं घुसा है। तो क्या हुआ कि बेगार करवाया जाता था रोड बनाने के लिए, रोड के कंस्ट्रक्शन में। अब आता है कि यही जो है रिबेल्स मतलब क्या होता है? शायद बदला होता है, ठीक है। तो यही जो बदले की आग है ये धीरे धीरे क्या हो गई?
नॉन वायलेंट एंड ऑफ्टन कैरी गोरिल्ला वेलफेयर। एक तरह से तुम सुनेंगे गोरिल्ला कोई वो था, चिपको आंदोलन के बाद गोरिल्ला कुछ आया था, तो वन में ही से जो लोग वन काटा जा रहा था तो गोरिल्ला आंदोलन हुआ था कि आप देखो समझो, रोड है ना, हाँ, रोड बन रहा है, बाईपास तो नहीं बनाएगा, पेड़ के ऊपर से तो नहीं लेके जाएगा, तो रोड बनाने में बहुत सारा पेड़ को क्या किया जा रहा था, काटा जा रहा था, और वहां से जो जनजातीय लोग थे वहां से उसको भगाया भी जा रहा था। तो उसी के वजह से जो रोड, पहली बात तो जो तुम्हारा वृक्ष कट रहा था, तो उसी से एक गोरिल्ला आंदोलन निकला, उसी के बदले की आग में। तो यही है, और एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे किसी दूसरे के बारे में कि स्वराज का मतलब सबके लिए अलग अलग अर्थ कैसे लेकर के आया। ये क्वेश्चन आता है कि कैसे स्वराज जो है, या डिफरेंट पीपुल्स कैसे, मतलब अलग अलग लोगों के मन में स्वराज का अलग अलग मीन कैसे आया। तो सबसे पहली बात है, अवध के किसान जो थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू और एवोल्यूशन ऑफ बेगार, बस 2 पॉइंट। फिर आता है कि ट्राइबल पीजेंट्स है, वो क्या चाहते थे, तो वो चाहते थे कि सीधी सी बात है कि ये जो फॉरेस्ट कानून है इसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसके वो अगेंस्ट था, वो उसके जीवन जीने के तरीके से पूरा विरुद्ध था, और जो बेगार करवाया जा रहा था रोड बनाने में, उसको भी वो लोग क्या चाह रहे थे कि हम लोग खत्म कर दे। और सीधी सी बात है, सबकी मानसिकता एक ही था। देखो सबका अलग अलग पाथ है, सबका अलग अलग बात है, सबका अलग अलग बात है, लेकिन सबको पहुंचना एक ही जगह है कि जब तक ब्रिटिश यहाँ से हटेगा नहीं तब तक ये सब चीज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये अलग अलग लोगों के, अलग अलग सामाजिक वर्गों के समूहों के लिए स्वराज का अर्थ क्या आया, या अपने अपने तरीके से वो किस लिए मतलब इंटरिंग हुए ये मूवमेंट में। ठीक है।